कल ही मेरे एक परिचित का फोन आया और बड़ी घबराहट में उन्होंने कहा कि अंकित कुछ समस्या है स्वास्थ्य संबंधित, मिल सकते हो क्या? मैंने कहा भैया फोन पे बताएंगे। उन्होंने कहा नहीं, एक बार मिल लो मुझसे। उन्होंने मुझे किसी हॉस्पिटल के सामने बुलाया और जब गए मैंने कहा बताइए क्या समस्या है, तो उन्होंने अपनी वाइफ की तरफ इशारा किया और तब भी कुछ बताया नहीं और एक रिपोर्ट मेरे हाथ में थमा दी। जब रिपोर्ट मैंने देखी तो मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि ब्रेस्ट कैंसर इन्हें डायग्नोज हुआ है और इससे संबंधित कुछ समस्याएं और कुछ जांचें लिखी है। मुझे ये देखकर आश्चर्य होता है कि आज भी हमारा समाज इतना उन्नत नहीं हो पाया है कि ब्रेस्ट कैंसर को महज एक बीमारी ना समझ के एक अभिशाप समझता है, क्योंकि उससे एक शब्द जुड़ा हुआ है जिसे हम ब्रेस्ट या स्तन बोलते हैं। इन्हीं चीजों पे प्रकाश डालने के लिए आज हमारे बीच में जबलपुर में शैल्बी हॉस्पिटल की प्रख्यात डॉक्टर मालती भगत, जो कि एक बहुत ही अच्छी ऑन्कोलॉजिस्ट और समाज सेविका है, हम सभी के बीच में उपस्थित है और मैं स्वागत करता हूं आपका। मैम नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आज आपका इस सेशन में। थैंक यू। और आज हम मालती भगत मैम से जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, क्योंकि अक्टूबर माह जाना जाता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में। हम जानना चाहते हैं मैम कि ये ब्रेस्ट कैंसर क्या है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ क्या है और सारी चीजें क्या है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है स्टूडियो में और हम इसी प्रश्न के साथ शुरू करते हैं मैम कि ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ आखिर मनाया क्यों जाता है? देखिए, जैसा कि अंकित जी ने बताया कि कैंसर जो है के नाम से ही लोग डर जाते हैं और हमारे समाज में या इंडियन सिनेरियो में देखें हम तो ब्रेस्ट कैंसर या स्तन का कैंसर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले जो है ब्रेस्ट कैंसर के मरीज हमारे समाज में कम होते थे, स्पेशली यदि इंडिया में बात करें, लेकिन अब जो है हर परिवार में स्तन कैंसर आप देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है। स्तन कैंसर भी वैसे ही होता है जैसे कहीं का भी कैंसर ले लें कि जब हमारे शरीर में कुछ भी कारण से जो कोशिका है वो एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगती हैं तो एक ट्यूमर के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर भी सेम है और किसी ना किसी मंथ को ये लिया जाता है जिससे उद्देश्य यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैंसर के बारे में, स्तन कैंसर के बारे में अवेयर कर सकें कि जल्दी बहुत प्रारंभिक लक्षण जैसे ही उनमें आए वो तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें और अर्ली स्टेज में हम उसको डिटेक्ट कर लें और ट्रीटमेंट हो, क्योंकि आज के समय में ब्रेस्ट कैंसर ही एक ऐसा कैंसर है जो पूर्णतः क्योरेबल है। अच्छा, बशर्ते कि हम उसको सही समय पे तो हमारा भी आज जो हम ये सेशन रखे हैं, जो बातचीत रखे, उसका उद्देश्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोगों को, महिलाओं को जागरूक कर सके कि जल्दी अवस्था में आए और इसका इलाज लें। बहुत अच्छी बात बताई मैम आपने कि ये बहुत कॉमन हो चुका है, पर ये महिलाओं में कितना आम है और साथ ही साथ क्या इससे सिर्फ एक निश्चित आयु के बाद ही लोगों को स्तन कैंसर होता है या आजकल युवा महिलाओं को या बच्चियों को भी स्तन कैंसर देखा जा सकता है? जी अंकित जी, ऐसा है, अब पहले के समय में ऐसा था कि वो डिटेक्ट ही बहुत लेट होता था, हमारे पास इतनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी नहीं थी, तो ज़्यादातर एजेड पेशेंट ज़्यादा आते थे। लेकिन आज के समय में जो हम देख रहे हैं बहुत ही यंग फीमेल्स, इवन 25-26 साल की भी फीमेल्स आ रही हैं जो कि ब्रेस्ट, अनमैरिड फीमेल भी जो है उनको ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी हो रही है। और इवन नॉट ओनली यदि हम जाएं कि फीमेल्स बस हैं, इवन बहुत ही अनकॉमन है, रेयर है, पर मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। अच्छा। रिसेंटली हमने अभी शैल्बी में एक पेशेंट है जिनको हमने कीमो भी दी और अभी सर्जरी भी करी है। 70 प्लस के वो पेशेंट थे और अब सर्जरी के बाद बहुत अच्छी लाइफ भी वो सर्वाइव कर रहे हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था बट नाउ वो बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं है, यंग पेशेंट में भी और मेल्स में भी ये कैंसर देखने को ये मिलता बहुत है। अच्छी बात बताई मैम आपने कि ना सिर्फ यंग पेशेंट्स बच्चियों में और महिलाओं में, साथ ही साथ पुरुषों में भी यह समस्या, मतलब स्तन या चेस्ट में होने वाले जो कैंसर को हम डिवाइड ना करें तो स्तन कैंसर के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। मैम एक और क्वेश्चन दिमाग में अक्सर आता है कि जैसा आपने बताया यंग एज में भी हो जाता है लोगों को, तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? आजकल जो जंक फूड इतना चल रहा है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, क्या ये भी इसका एक मुख्य कारण है? इसके अलावा भी कोई और कारण हो सकता है? नहीं, ये तो है ही, क्योंकि जो जंक फूड है, फूड हैबिट्स हैं जो वो हमारी चेंज हो रही हैं। और हमारे यहाँ पहले जो है ना, इंडिया में देखे तो फिजिक्स जो है लोगों की बहुत, लेकिन हमारे यहाँ भी जो अब फैटी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, है ना? ऐसे के वो भी तो वो कारण है, जो लाइफस्टाइल आपने कहा वो भी चेंज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी। उसके अलावा भी यदि हम देखें तो अदर का कारण है कि नशे का एक प्रमुख, स्मोकिंग, टोबैको, ये भी फैक्टर है। ये पहले महिलाएं कम करती थी लेकिन अभी
आप देखिए यंग बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं, हो रहे हैं। लड़कियां भी बराबर से गुटखा, तंबाकू और स्मोकिंग का सेवन कर रही हैं। तो ये तो कारण है। साथ में यदि हम एक बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं मैंने हमारी लाइफस्टाइल बहुत सात्विक है ना, और हम तो 7 बजे ही खाना खा लेते हैं, कोई स्मोकिंग भी नहीं करते, कोई नशा भी नहीं करते, बट और क्या कारण है? तो एक हम बेसिक इसमें देखें कि खान पान में जो मिलावट हो रही है, फूड अडल्ट्रेशन जो हो रहा है, वो भी हम एक मुख्य कारण पर जाएं। आज के समय में आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं वो बिना मिलावट के बने। है ना, तो वो भी एक मुख्य कारण है। यदि हम जेनेटिक पे जाएं, हेरिडिटरी तो बहुत ही कम, ब्रेस्ट कैंसर होता है हेरिडिटरी पर 20% लें, लेकिन बाकी 80% तो हमारी हैबिट्स के चलते हो रहे हैं। और कुछ महिलाओं के हार्मोन्स या बाकी की चीज़ें भी होती हैं जिनके चलते होता है, उनको तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है कम से कम उसको हम रोक सकते हैं। उसको तो नियंत्रित कर सकते हैं। और बिल्कुल सही, कल ही मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो जैन हैं, सात्विक भोजन नियम पे भोजन करते हैं, बाहर का कुछ नहीं खाते हैं। और कल ही मुझे पता चला कि उनका एक स्तन रिमूव करने के लिए, उनका एक ब्रेस्ट रिमूव करने का उनको सजेस्ट किया गया है। बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया मैम। पर अक्सर मेरे दिमाग में आता है कि हमने देखा है कि महिलाएं अक्सर अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा इग्नोरेंट रहती हैं। उनके लिए फैमिली फर्स्ट, जो हमने भारत में हमेशा देखा है कि महिलाओं के लिए परिवार प्रमुख होता है, और स्वयं की सेहत को इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे दर्शकों को कि आप जरूर बताइए कि महिलाओं को ऐसे कौन से चिन्ह हैं, ऐसे कौन से साइंस हैं जिन्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए, और जो सिम्टम्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, अगर उन्हें पहले ये पता चल जाए तो शायद इसकी अर्ली रोकथाम, एक जो प्री प्रिकॉशंस होते हैं वो ले सकते हैं। तो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं? आपने सही कहा, महिलाएं जो हैं बहुत, इवन हम भी ले कि सुबह सुबह सबको करते करते हमारा जो शेड्यूल है वो चेंज हो जाता है, प्रॉपर डाइट या टाइम पे हम खाना नहीं लेते और अपनी हेल्थ को भी इग्नोर करते हैं। अभी ही एक फीमेल आई हैं जो कि वो बता नहीं रही थी, उनको 65-70, क्योंकि उनको डर लगता है, स्पेशली स्तन का कैंसर या बच्चेदानी का से संबंधित कोई बीमारी होती तो वो समाज के डर से कि लोग क्या कहेंगे, है ना, बताते नहीं। और जनरली तब बताते हैं जबकि स्टेज जो है वो ज़्यादा, तो हमारे यहाँ स्टेज, इसलिए ज़्यादा स्टेज के भी पेशेंट आते हैं। तो कुछ लक्षण यदि हम देखें महिलाओं में, यदि उन्हें लगता है कि कोई गांठ या कुछ फील हो रही है, स्तन से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, यदि स्तन के आकार में कोई परिवर्तन हो रहा है, अचानक देखें कि कहीं लालिमा आ रही है, रेडनेस आ रही है, स्तन में खुजली हो रही है, कुछ निपल से डिस्चार्ज आ रहा है, तो ऐसे लक्षण यदि दिखते हैं, नॉट ओनली इन ब्रेस्ट में, कई बार ऐसा होता है कि एक्सिला में गांठ होती है और वही वहाँ से भी शुरुआत होती है। तो ऐसा ना हो केवल हम देखें कि स्तन बस में, एक्सिला को भी अपने प्रॉपर एग्जामिन करें, और स्वतः महिलाएं ये ज़्यादा अच्छे से बता सकती हैं। और यदि ऐसे कोई लक्षण आते तो तुरंत एक चिकित्सक से परामर्श लें, उसे इग्नोर ना करें और जल्दी अवस्था में पकड़ के हम इसका इलाज कर सकते हैं। मतलब सबसे आवश्यक है कि अगर आपको स्तन से संबंधित कोई समस्या होती है तो उसे इग्नोर ना किया जाए और तुरंत हमें डॉक्टर के पास पहुंचना है। एक प्रमुख कारण भी था मैम कि जब ये रिकॉर्डिंग होना था तो बोला गया कि हम किसी महिला एंकर को यहाँ बुलाते हैं और उनके माध्यम से हम ये शो करते हैं। तो हमारे एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि नहीं, लोगों के मन से यही भ्रांति तो हमें दूर करनी है, क्योंकि अगर आपको कुछ ऐसा होता है तो आपको सबसे पहले अपने पार्टनर को ही बताना, और वो भी बताने में झेपे ना। इसलिए महिला हो या पुरुष इस बात का ध्यान रखें कि अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स होते हैं तत्काल आपको डॉक्टर के पास जाना है। आप स्टेजेस की बात कर रहे थे मैम, शैलबी हॉस्पिटल में जनरली आप अपनी ओपीडी में किस स्टेज के पेशेंट्स को देखते हैं? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज पे पहुंचने के बाद ज्यादातर किस स्टेज पे पहुंच के लोग आपके पास आते हैं दिखाने? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि यदि हम अपने भारतवर्ष में लें, स्पेशली रूरल एरिया में जाएं, हमारे यहाँ रूरल एरिया बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ की महिलाएं जो बताती नहीं हैं, तो ज़्यादातर जो महिलाएं आती हैं वो एडवांस स्टेज में ही। यदि हम कंपेयर करें वेस्टर्न कंट्रीज से और हमारी, तो हमारे यहाँ स्टेज 1 का केस बहुत ही कम आते, स्टेज 1-2 के। जनरली 3rd स्टेज के कॉमन पेशेंट आते हैं। तो इनिशियल स्टेज के पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं, जो बहुत, अभी आप देख रहे हैं हम लोग अवेयरनेस कैंप पे, ये उद्देश्य यही हमारा है कि अवेयरनेस करें, लोगों को जल्दी स्टेज में आए और हम जल्दी इलाज करें उनका। पर मैम जैसे आपने बताया 3rd स्टेज तक आते हैं, और अक्सर मैंने देखा है कि शायद जबलपुर जैसी जगह पे हम अभी निवास कर रहे हैं, और भारत में भी अगर मैं कहूँ तो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है डायग्नोसिस की। शैलबी हॉस्पिटल में आपको क्या लगता है मैम, कौन कौन से ऐसी फैसिलिटीज हैं जिससे डिटेक्ट किया जा सकता है कि हाँ किसी को कैंसर है, और क्या क्या उसके उपचार है? नहीं, ऐसा नहीं है, भारत में तो सभी चीजें अवेलेबल हो गई, लेकिन इवन इन जबलपुर
हमारे जबलपुर में आज सारी फैसिलिटी अवेलेबल, इवन नॉट ओनली फॉर डायग्नोसिस, इवन ट्रीटमेंट फैसिलिटी भी सारी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले तो कि हमारे यहाँ यदि देखा जाए कि 40+ स्कीम गवर्नमेंट ने भी चलाई है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के लिए और बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लिए, महिलाओं के लिए स्पेशली 40+, जिसमें कि 40+ की महिलाओं को ये मैमोग्राफी जो है वो ईयरली करानी है। क्या शालबी में मैमोग्राफी की सुविधा है? जी, हमारे यहाँ मैमोग्राफी बहुत अच्छी है और रेडियोलॉजिस्ट राउंड द क्लॉक यहाँ अवेलेबल रहते हैं। और फीमेल जो कि बहुत मतलब शाये करती कि जाएंगे जांच कराने तो वहाँ टेक्नीशियंस कौन होंगे, करने वाले कौन होंगे, तो हम इवन स्पेशली हम खुद भी एग्जामिन करते पेशेंट को और सामने फीमेल टेक्नीशियंस रखते हैं, फीमेल डॉक्टर से उनका परीक्षण कराते हैं, जिसमें उनको भी कुछ असहज महसूस ना करें, असुविधा ना हो। और यदि हम जाएँ तो FNAC, बायोप्सी, MRI, जो भी चीज़ें इस बीमारी से संबंधित हैं वो सारी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। मैम, हाल ही में एक इत्तेफाक आपके बारे में हमने सुना कि जनरली जब भी ऑन्कोलॉजी के कोई कैंप्स होते हैं, शिविर होते हैं, कैंसर के शिविर होते हैं, तो उसमें 1 या 2 कैंसर के मरीज अगर निकल करके आते हैं तो आप लोग कहते हैं कि काफ़ी अच्छा हुआ। पर हमने सुना कि आपने जबलपुर में एक रिकॉर्ड कायम किया जहाँ पर आपने एक ही शिविर से 52 मैमोग्राफीज निकाली और उन सभी का अपने मैमोग्राफी, सोनोग्राफी करके उनका आपने कंसल्टेशन भी किया। तो ये क्या इत्तेफाक था, आप एक बार प्लीज दर्शकों को बताइए। कहीं कुछ समाज, मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लूँगी, बट उन्होंने शायद शैल्बी हॉस्पिटल के से कंसल्ट किया कि हमारे यहाँ भी एक कैंप लगाया जाए। और जब हम उस कैंप में गए तो हमने कहा कि हम कैंप में महिलाएं खुद बताने नहीं आएंगी, हम एक उन्हें अवेयरनेस टॉक देते हैं। तो हमने उन महिलाओं को जो भी इकट्ठी थी, मेल्स भी थे, सभी को इससे संबंधित जब हेल्थ टॉक दी तो उन्होंने पूछा कि क्या हम मैमोग्राफी किया कैसे है और क्या है। तो उन्होंने जब हमें बताया कि नहीं ये कोई तकलीफ नहीं होगी, हम फीमेल्स रहेंगी, सारी टेक्नीशियंस भी फीमेल, तो उन्होंने उस समाज से सोचिए आप 52 महिलाएं एक कैंप से उन्होंने भेजी और हर दिन हमने 5-5 महिलाओं का किया और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, वेल ऑर्गेनाइज उनको हमने निःशुल्क परामर्श भी दिया। कुछ महिलाओं को उसमें से तकलीफ भी निकली जो हमने बहुत अर्ली डिटेक्ट कर लिया और अब उनको हम ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। बहुत बढ़िया मैम, क्योंकि ये मेरे ख्याल से उस वक्त पूरे जबलपुर में ये बात फैली थी कि एक ही शिविर से 52 महिलाओं का मैमोग्राफी निकलना अपने आप में सफलता है। और निश्चित अगर इस तरीके के शिविर और सेशंस आप लेंगे तो मुझे लगता है जागरूकता और फैलेगी। और मैम, जागरूकता की बात करूं तो एक मिथ भी है लोगों में कि FNAC करवाने से, या मिथ ये बनाया है कि बायोप्सी करवाने से कैंसर फैल जाता है। मतलब ये तो मैं कहूँ तो मेरे दिमाग में भी यही मिथ है, इसलिए कभी कोई बोलता है बायोप्सी तो मैं मना कर देता हूँ कि नहीं, बायोप्सी ना करवाएं। क्या है इसका सच? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि FNAC या बायोप्सी नहीं होगी तो हम डायग्नोस टेक्निक्स हैं, कोई भी बीमारी होगी, भी हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप ECG को कराएंगे, एंजियोग्राफी कराएंगे तो चेक करेंगे, शुगर है तो आप उसका टेस्ट कराएंगे। तो अब कहीं भी ट्यूमर है तो FNAC या बायोप्सी के बिना हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, उसके बिना हम इलाज भी नहीं कर सकते, प्रूफ भी नहीं होगा, ट्रीटमेंट भी नहीं इलाज कर पाएंगे। तो FNAC या बायोप्सी से कुछ नहीं फैलता है कैंसर। वो तो कैंसर जैसे नाम ही बताया कि वो सेल्स अपने आप बढ़ते हैं, तो वो तो बढ़ेंगे ही, जो उनका डिवीज़न है वो बढ़ते ही जाएगा। और यदि हम FNAC बायोप्सी नहीं कराएंगे तो हम इलाज नहीं। बहुत ही सिंपल टेक्निक है FNAC। आजकल तो बायोप्सी जो है, ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट की बायोप्सी हम लोग काटा पीटी से भी नहीं कर रहे हैं, ट्रू कट बायोप्सी, कोर बायोप्सी करते हैं। एक जैसे FNAC छोटी नीडल से एक बड़ी गन से हम निकाल लेते बिना तकलीफ के, बिना किसी काटा-पीटी। पेन जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, हम उसको प्रिक करते हैं और उससे जी गन बायोप्सी बोलते हैं, ट्रू कट बायोप्सी बोलते हैं। एक गन होती है जिससे हम सिंपल लोकल में ही कर लेते हैं, काटा पीटी की जरूरत नहीं। क्योंकि पहले समय में ये होता था कि आप पहले चीरा लगा के बायोप्सी निकाले, फिर वो हील होगा। अभी भी जो यदि बाकी के कहीं और एरिया में जाएं तो वहाँ पहले ऐसे ही कर देते हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट जो टेक्निक्स है उससे ही करते हैं। ना पे पता चलता है, रिपोर्ट भी हमारी 6 से 7 दिन में आ जाती है और हम प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो कर पाते हैं। ये आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि मेरे स्वयं के मन में भ्रांति थी कि बायोप्सी करने से, FNAC करने से कैंसर फैल जाता है, जो कि पूर्णतः एक भ्रांति ही है, सत्य नहीं है। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि शालबी हॉस्पिटल में मैमो, सोनो और इस सभी तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो निश्चित ही इससे पेशेंट्स को काफी मदद मिलने वाली है। पर एक और मेरे दिमाग में आता है कि अक्सर लोग सेल्फ एग्जामिनेशन की बात करते हैं कि हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, हमने सेल्फ एग्जामिनेशन कर लिया। सेल्फ एग्जामिनेशन है क्या मैम? देखिए, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या BSC
कि हमारे पास, मेरे पास स्पेशली, मैं जो भी महिलाएं आती हैं, जरूरी नहीं कि वो कैंसर के लिए दिखाना, जो भी, मैं उनको जरूर ये टेक्निक एडवाइस करती है। अभी जो भी हमारे कैंप से भी आ रहे हैं, और उनको भी ये टेक्निक एडवाइस कर, क्योंकि महिला खुद ही सबसे पहले पता कर सकती है। हमारे पास तो तब आएगी जबकि उसको ये जो लक्षण बताएं वो दिखेंगे, क्योंकि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, वो स्वतः परीक्षण जो कहते हैं, उससे ही पता कर सकते हैं। और हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कैंप्स लगाते हैं अपने यहाँ भी, इवन शेल्बी में भी हम डिफरेंट ग्रुप्स को बुला के और ये टेक्निक्स उनको बताते हैं, जिससे महिला स्वयं परीक्षण करके बता सकती है, कि पता कर सकती है कि हमें कैंसर है कि नहीं, या कोई गांठ है। कैंसर ही नहीं, जरूरी नहीं कि हर गांठ कैंसर की हो, कोई भी गांठ हो, चेंजेस हो, वो दिखते हैं तो वो खुद पता करके बता सकते हैं। तो प्रारंभिक रूप से हमें पता चल जाएगा, जिससे सही इलाज भी हो सकता है। बहुत ही अच्छी बात है। पर जैसे मैम, मानिए किसी ने एग्जामिनेशन किया, टेस्ट करवाए, पता चल गया कैंसर है जी, अभी सर्जरी में समय है, अभी नहीं करवाना है, तो कीमोथेरेपी मैंने सुना है कि दिया जाता है जी। अब कीमोथेरेपी से लोग डरते बहुत ज्यादा है कि नहीं, हम कीमोथेरेपी नहीं करवाएंगे। मतलब कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो दर्द से तड़पते हुए मर जाते हैं, लेकिन वो कीमोथेरेपी नहीं करवाते। क्या है इसका डर? वो लोगों में पता नहीं, ये अपने यहाँ ज़्यादा डर है कि कीमोथेरेपी नहीं कराना है, ये टॉक्सिक होती है, बहुत जहर होते हैं, हेयर फॉल होता है। ठीक है, केवल स्तन कैंसर की बात नहीं करें, किसी भी कैंसर में कराने से लोग डरते हैं। यदि हम स्पेशली आज हम स्तन कैंसर की बात कर रहे हैं, तो उसमें करें, जैसे आपने बात की हमने कि हमारे पास एडवांस स्टेज के पेशेंट ज़्यादा थे, थर्ड स्टेज के पेशेंट आए, तो हमें उनको पहले डायरेक्ट सर्जरी ले पाना मुश्किल है। गांठें भी हैं उनको, ट्यूमर साइज भी बढ़ा है, तो पहले हम दवाइयाँ दे के उसको छोटा करते हैं। तो उसी को ही हम कीमोथेरेपी, दवाइयाँ जो है वही कीमोथेरेपी है। NACT दे के, न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी, ट्यूमर कम किया, फिर हम उसको सर्जरी पे जाते हैं। कुछ ऐसे स्टेज के आते हैं, स्टेज 4 के, जिनको हमारे पास अब सर्जरी का ऑप्शन नहीं है, कहीं कैंसर फैल चुका है दूसरे ऑर्गन में, तो केवल हमारे पास दवाइयों का ही ऑप्शन रहता है। तो कीमोथेरेपी सिंपल, भाई आपको शुगर हुआ तो आप शुगर की दवाई खाएंगे, अभी कोविड हुआ तो कोविड में भी इतनी टॉक्सिक दवाइयाँ दी जा रही थी, पर ले रहे थे आप। तो कीमोथेरेपी, मलेरिया हुआ तो मलेरिया की दवाई लेंगे, चाहे कितनी भी टॉक्सिक हो। ऐसे कैंसर के लिए भी ये दवाइयाँ बनी हैं जिनको कीमोथेरेपी कहा जाता है। आजकल और लेटेस्ट आगे हैं जिनको इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स, जो हम शाल्बी में भी लगा रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो कीमोथेरेपी से मेरा सभी से अनुरोध है कि कीमोथेरेपी नाम से डरे ना, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, उनको हम लोग पहले ही मैनेज कर लेते हैं। हेयर फॉल, हर दवाई से हेयर फॉल नहीं होता है, लेकिन उसके बाद हम जितने भी मरीजों से आप बात करेंगे, उसके बाद इतने अच्छे हेयर्स आते हैं, सिर्फ ट्रीटमेंट के समय तक आपके हेयर फॉल होंगे, उसके बाद बहुत अच्छे हेयर्स आते हैं। और डरे नहीं कीमोथेरेपी से, जो भी डॉक्टर आपके सजेस्ट करते हैं वो इलाज। बिल्कुल सही है। ये तो बहुत अच्छा बताया मैम आपने कि कीमोथेरेपी से डरने की आवश्यकता नहीं है, और जो भी उसके साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे आपकी बीमारी ठीक होती है, कीमोस बंद होते हैं, वो चीज़ें वापस क्योर हो जाती है। पर मैम, क्योर होने की अगर बात करूं तो जनरली कैंसर के पेशेंट क्या पूर्णतः ठीक हो सकते हैं, और किस स्टेज पे आने पे, मतलब जैसे सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज या इनिशियल स्टेज पे ही पता चल जाए, तो क्या कैंसर पूरी तरह से क्योरेबल है? जी, जैसे अभी बताया कि यदि हम स्तन कैंसर की बात करें, तो आज के समय में ये पूर्णतः क्योरेबल है। अच्छा। सारा इलाज हमारे यहाँ अवेलेबल है, जांचों से लेके, इनिशियल डायग्नोसिस से लेके लास्ट ट्रीटमेंट तक, चाहे रेडियोथेरेपी तक की बात करें, सारा चीज़ अब जबलपुर में अवेलेबल है। बट जैसे हमने कहा कि स्टेजिंग पे डिपेंड करता है, कि और टाइपिंग पर भी है कि कैंसर का प्रकार कौन सा है, तो वो प्रकार हमें FNAC बायोप्सी से ही पता चलता है, बायोप्सी से। तो वो प्रकार पे भी डिपेंड करता है। यदि स्तन कैंसर की बात करें, तो यदि स्टेज 1 में आ जाता, 2 में, तो बहुत ही अच्छा है, हम सर्जरी करके और कीमोथेरेपी देके उनको ठीक कर सकते हैं। जैसे हमने बताया, यदि एडवांस स्टेज में आते हैं तो फिर पूरा ट्रीटमेंट, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी प्रॉपर पूरा लें, और फिर हम कुछ स्पेसिफिक टेस्ट भी कराते हैं, हार्मोन्स के कुछ टेस्ट रहते हैं, कुछ जीन्स के टेस्ट कराते हैं। जीन्स म्यूटेशन भी आजकल सब चीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल है, तो करा लेते हैं, और प्रॉपर यदि पूरा ट्रीटमेंट देते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर आज के समय में क्योरेबल है। ओके, तो मतलब घबराने की आवश्यकता नहीं है, पूर्ण रूप से कैंसर क्योरेबल है। इवन हमारे पेशेंट तो आज यदि हम देखें, जिनको हमने 5 और 6 में भी ट्रीट किया है, वो अभी सर्वाइव कर रहे हैं और बहुत अच्छी लाइफ अपनी जी रहे हैं। अच्छा, तो मैम कितनी स्टेजेस हैं? इनिशियल स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज? देखिए, सभी कैंसर्स को जनरली हम 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं। स्टेज 1 है, इनिशियली जब वो
स्टेज 1-2 है लोकलाइज रहता है, Localized. थर्ड में दूसरे मतलब ऑर्गन्स को नहीं, लोकल पार्ट में ही गांठों को इन्वॉल्व कर लिया, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं। स्टेज 4 में कि वो जो प्राइमरी साइट है उससे वो दूसरे ऑर्गन्स में चला ओहो, गया, उस स्टेज में फिर कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल। थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी इलाज तो उपलब्ध फिर भी इलाज है, उपलब्ध है। बिल्कुल जी। सही। तो मैम, अगर मैं बात करूं प्रिकॉशंस की और लाइफस्टाइल की, तो हमें अपनी लाइफस्टाइल में किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है ताकि हम इन सब चीजों से बच सकें? देखिए जैसा खास बताया तौर पे कि breast cancer से। हाँ ब्रेस्ट कैंसर के लिए, तो जैसा बताया कि इसके लिए यदि जो बल्कि मतलब फैटी फीमेल्स उनमें ज़्यादा होता है, जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं उनके में ज़्यादा है, जिनने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई, आजकल जो प्रचलन बढ़ रहा है कि फीडिंग नहीं करानी बच्चे को, कारण ये भी है। दूसरा है कि वर्किंग वुमेन्स भी हो गई तो फीडिंग पे बहुत ध्यान नहीं ध्यान देते, दिया। ब्रेस्ट फीडिंग जी 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 जी। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है बहुत सेफ है। यदि जो महिलाएं ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनको एज कम्पेयर टू जो नहीं कराती हैं, कैंसर के इंसिडेंस जो हैं वो कराने वाले को बहुत कम है जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं। अनमैरिड जो रहती है जिन्होंने, तो उनको भी इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जिनके बच्चे नहीं होती उनको भी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के ज़्यादा होते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल को संयमित रखें, जो खाने पीने में जो है वो तली भुनी फैटी चीज़ें थोड़ा अवॉइड करें, खा सकते हैं लेकिन अवॉइड करें, एक इस एज के बाद उन चीज़ों से हम बचें। फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो भी जो है काम करते रहें, वॉक करें, योगा करें रेगुलर, और जो बताया कि व्यसन जो है नशा, स्मोकिंग, तम्बाकू, गुटखा, इसके सेवन से बचें, और जो जितना हो सके फूड जो है वो घर में बनाया हुआ या प्रोसेस्ड फूड ना खाएं। तो मुख्यतः अगर मैं समझूं तो हमें जंक फूड से बचना है, अल्कोहल, स्मोक या इस तरीके की हैबिट से दूर रहना है। कोशिश ये करना है जितना हो सके हम लाइफस्टाइल पे योगा और वॉक को इंक्लूड करें और एक अच्छी लाइफस्टाइल जिएं। अच्छा मैम, एक सवाल मेरे दिमाग में अक्सर आता है, आप शैल्बी हॉस्पिटल में हैं और शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर शहर का तो नो डाउट एक सबसे पहला कॉर्पोरेट माना जाता है और देश में इसका एक अच्छा नाम भी है। और जब हम बात करते हैं कैंसर जैसे ट्रीटमेंट की, जो कि अपने आप में बहुत महंगा है, शैल्बी हॉस्पिटल का क्या योगदान है मैम कैंसर के ट्रीटमेंट में? पहले तो यही है कि हम शैल्बी हॉस्पिटल जब से मैंने खुद ज्वाइन किया है 2015 से 10 इयर्स मुझे हो गए हैं, और तभी से अवेयरनेस पे शैल्बी हॉस्पिटल बहुत ध्यान देता है। निःशुल्क कैंप भी हम करते रहते हैं रेगुलरली, और जिससे लोगों को हम सहायता कर सकें। इवन हमारे यहाँ आयुष्मान पे भी कैंसर का ट्रीटमेंट पूरा हम दे रहे हैं, और हमारे यहाँ कोई भी बिना एक्स्ट्रा चार्जेस के हम सर्जरी, कीमोथेरेपी सारी आयुष्मान पे भी कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो टाई अप है उनसे भी हम कर रहे हैं, सारे TPA से भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा आज के समय में ज़रूरी है वो आयुष्मान फैसिलिटी जो हम दे रहे हैं, और उसमें हम सर्जरी भी निःशुल्क कर रहे हैं, सारी सर्जरी और कीमोथेरेपी भी हम निःशुल्क दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, मतलब आयुष्मान के अंतर्गत जी, अगर आप शैल्बी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाते हैं जी जी, तो आपके कीमोस, आपकी सर्जरी ये पूर्णतः निःशुल्क है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ आपके पास TPAs और गवर्नमेंट एम्पैनल, मतलब अगर किसी को कैंसर होता है, ईश्वर ना करे, और अगर किसी को ऐसी कोई तकलीफ होती है तो चाहे वो अमीर तबके का हो या गरीब तबके का हो, वो शैल्बी हॉस्पिटल में आंख बंद करके आ सकता है, और नो डाउट आपका परामर्श तो रहेगा ही। मैम, एक जाते जाते आखिरी बात हमारे दर्शकों को आप बताइए कि एक सलाह अगर आप देना चाहें ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, कैंसर अवेयरनेस के लिए, तो क्या हो गया हमारे दर्शकों? तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लक्षण हमने बताए हैं, जो सिम्टम्स हमने बताए हैं, और जो सावधानियां हमने बताई हैं, उसका पालन करें। यदि जो लक्षण बताए उनमें से कोई भी आपके परिवार में, आपके आसपास समाज में, ये उद्देश्य हमारा इस टॉक का है, यदि ऐसा मिलते हैं तो आप तुरंत उनको भी भेजें और खुद भी डॉक्टर से परामर्श लें। डरे नहीं, घबराएं नहीं कैंसर के नाम से। ये ना सोचें कि कैंसर मतलब डेथ, ऐसा नहीं है। आज के समय में कैंसर पूर्णतः क्योरेबल है। स्पेशली यदि हम स्तन कैंसर की बात करें तो पूर्णतः क्योरेबल है, बशर्ते कि आप जल्दी समय पे सही चिकित्सक से ट्रीटमेंट लें। बहुत अच्छा मैम, आपकी एक टैगलाइन मैंने सुनी थी कि सुरक्षित स्तन सुरक्षित जीवन, सुरक्षा ही बचाव है। और सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि शैल्बी हॉस्पिटल एक बात सदैव बोलता है, आपका परिवार, हमारा परिवार, शैल्बी परिवार। जिस सरलता से आज मैडम ने हमारे कठिन
सवालों का और हमारे दिमाग में भ्रांतियों का जो उत्तर दिया है, मुझे लगता है निश्चित ही हमारे व्यूअर्स को इससे बहुत लाभ मिलेगा। और ये वीडियो ना सिर्फ हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए चला सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ मुझे लगता है कि आपके सवालों के जवाब लोगों के दिमाग को सालों साल तक ब्रेस्ट कैंसर के प्रति अवेयर रखेंगे। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुनः एक बार आपका स्वागत। नमस्कार।